कर लो प्लीज, एक बार देखो, हाथ जोड़ के विनती है मुझसे, आपको प्यार की जैसा प्लीज। प्लीज मेरी मदद कीजिएगा, प्लीज मेरी मदद कीजिएगा, प्लीज भाइयों बहनों प्लीज मेरी मदद कीजिएगा। आप लोग अगर हमारे साथ हैं तो अभी कुछ भी नहीं होगा और मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, बस अपने घर नहीं जाना चाहती हूँ, वरना दोबारा से वो लोग मुझे फिर पीटेंगे। मारते हैं तभी तो, ये देखो कितना मारा है। आज कल ही मैं आई हूँ मथुरा से, देख लीजिएगा, सारा उन्होंने ही मारा है मुझे, मेरे दोनों भाइयों ने। आप क्या चाहती हैं? मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। नमस्कार, कंट्रोल रूम से मैं दीपिका सिंह। ये गुनाह, ये चीख एक ऐसी लड़की की है जो इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है, लोगों को वीडियो भेजकर मदद मांग रही है। कौन है ये, क्या हुआ था इसके साथ? ये कहानी मोहब्बत में फना होने की है। प्यार में मर मिटने वाली इस लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्लीज इस वीडियो से डिलीट मत कर लो प्लीज, एक बार देखो, हाथ जोड़ के विनती है मुझसे, आपको प्यार की जैसा प्लीज। मोहब्बत में घर छोड़कर प्रेमी के साथ रहने की जिद की ये कहानी है। लेकिन आरोप है कि पिता, माँ और बहन ने साजिश कर इसके प्यार को जेल में भिजवा दिया। मेरा नाम अंकिता उमर है, कानपुर की निवासी हूँ। मैं जिस लड़की से प्यार करती हूँ वो भी कानपुर का निवासी है। ये लड़की जिस लड़के से प्यार करती है उसका नाम संदीप तोमर है, जिसे जेल से निकालने के लिए मदद मांग रही है। मेरी उम्र 20 साल है। झूठ आधार कार्ड मम्मी पापा ने बनवा कर मेरे हस्बैंड को जेल भेज दिया। आखिर क्या हुआ था अंकिता के साथ और इसके माता पिता ने क्यों इसके प्रेमी को जेल भिजवा दिया? हम दोनों ने भागकर शादी की थी दिल्ली में 25 तारीख 11 महीने 2018 में। मेरी बहन ने मुझे धोखे से बुलाकर पुलिस वालों के हवाले कर दिया। दरअसल बहुत पहले से दोनों के बीच में मोहब्बत थी। दीवानगी जब हद से बढ़ी तो घर छोड़कर दिल्ली भाग चले और शादी कर ली। दोनों की जिंदगी आराम से कट रही थी, लेकिन लड़की का आरोप है कि तभी इसकी बहन ने झूठ बोलकर घर बुलाकर और घर वालों ने प्रेमी पर रेप का आरोप लगाकर उसे जेल भिजवा दिया और अब दूसरी शादी का दबाव बना रहे हैं। तो दूसरी शादी कर ली, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है, मुझे उसी के साथ रहना है। मैं कहती हूँ दूसरी शादी नहीं करूँगी, मैं उसी के साथ रहूँगी, तो मुझे मारते हैं। देखो मुझे यहाँ पर भी मारा, यहाँ पर मारा, ऐसा क्यों मुझे मारते हैं? और वो लोग झूठ बोल रहे हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में पापा ने कम एज लिखवाई थी मेरी, इस वजह से। बालिग तो मैं हूँ, आप मेडिकल करा लो चाहे तो। परिजनों की दगाबाजी से परेशान लड़की पुलिस के पास भी गई, लेकिन आरोप है कि वहाँ कोई मदद नहीं मिली। आप पुलिस के पास आई, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? उनके पास तो फोन करो, फोन ही नहीं उठाते हैं। सुबह से मैंने कितनी बार 10 बार कॉल की होगी, वो फोन ही नहीं उठाते हैं मेरा। कहते तुम्हारी बात कोई अगर एक बार उठा भी लेंगे तो तुरंत ही पापा को फोन करके बता रहे हैं कि तो अपनी लड़की को संभाल नहीं पाती, मेरी लड़की होती तो काट के फेंक देता, ये है वो है। कौन कहता है सर? पापा मेरे बोल रहे थे कि पुलिस वाले ऐसा बोल रहे थे। कोई बात अगर उनसे बोल दो कि सर ऐसे। अब ये लड़की वीडियो मैसेज के जरिए लोगों से मदद मांग रही है ताकि ये अपने पति को जेल से बाहर ला सके। प्लीज मेरी मदद कीजिएगा, प्लीज मेरी मदद कीजिएगा, प्लीज भाइयों बहनों प्लीज मेरी मदद कीजिएगा। आप लोग अगर हमारे
साथ है तो अभी कुछ भी नहीं होगा और मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा। तभी तो ये देखो कितना मारा है। आज कल ही मैं आई हूँ मथुरा से, देख लीजिएगा, सारा उन्होंने ही मारा मुझे, मेरे दोनों भाइयों ने। लड़की का कहना है कि वो अब किसी भी सूरत में अपने परिजनों के साथ नहीं रहना चाहती, प्रेमी के साथ जीना चाहती है। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, बस अपने घर नहीं जाना चाहती हूँ, वरना दोबारा से वो लोग मुझे सिर्फ पीटेंगे। वीडियो वायरल कर मदद मांगने वाली लड़की कानपुर के नौबस्ता के अर्रा इलाके में रहती है। पड़ोस में रहने वाले संदीप से 2 साल से प्रेम प्रसंग था। दिल्ली में शादी करने के बाद दोनों 8 महीने तक साथ रहे, लेकिन परिजनों की साजिश की वजह से अब दोनों अलग हो चुके हैं। हालांकि लड़की ने हार नहीं मानी है और बार बार पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही है और पुलिस डॉक्यूमेंट के आधार पर कार्रवाई को सही ठहरा रही है। अपनों की सताई युवती फेसबुक के जरिए लोगों से मदद की गुहार लगा रही है। हजारों लोग उसके वीडियो को देख चुके हैं, लेकिन कानपुर की पुलिस है कि अभी तक जागी नहीं है। ना तो पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया है और ना ही इस मसले पर कुछ बोलने को तैयार है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। घर से पढ़ने के लिए निकलती थी, लेकिन मनचले उसका रास्ता रोक लेते थे। वो बार बार घर वालों को अपना दर्द सुनाती थी। घर वाले पुलिस के पास जाते, लेकिन आरोप है कि मनचलों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। फिर उसे तंग आकर खुदकुशी कर ली। घर में छात्रा की लटकती लाश, बाहर ग्रामीणों के साथ पुलिस। रक्षाबंधन से पहले ही एक बहन ने भाई का साथ छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि वो जीना नहीं चाहती, ना घर से कोई शिकायत थी, ना पड़ोसियों से। जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, लेकिन शोहदों से तंग आकर उसने जान दी। शोहदों को सबक सिखाने के लिए उसने पूरी कोशिश की थी। थाने में शिकायत से लेकर 2 महीने पहले पुलिस अधीक्षक तक अपनी पीड़ा पहुंचाई, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं। मनचलों पर कार्रवाई की बात तो छोड़िए, केस दर्ज करना भी उचित नहीं समझा गया। और आखिर में छेड़खानी से परेशान छात्रा ने घर में दुपट्टे से फांसी लगाकर जान दी। 2-2.5 महीना पहले तारीख दिया गया था वहाँ कोतवाली में पुलिस चौकी पर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। और जो भतीजे को बता रहे हैं कि पागल है ये बार बार तहरीर देता है, इधर देता है उधर देता है, उसको पागल घोषित कर रहे हैं लोग, लेकिन वो है नहीं पागल। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो आज क्या हुआ? कोई आज तो कई लोग आए थे, अपना मौके पर मुआयना किया, अपना देखिए सब कुछ। अब आगे क्या होता है तो कोर्ट फैसला करेंगे। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी बुधवार तक ठीक, कहीं से भी नहीं लगा था कि उसके मन में कुछ चल रहा है। लड़की को हमको मालूम ही नहीं पड़ा कब किया, क्योंकि तो गेट बंद हो गया था। उसके बाद आवाज़ लगाया था कई बार, लेकिन उसके बाद कोई सुना नहीं उसने। जब वो था ही नहीं तब क्या हुआ था, उसके बाद में 100 नंबर डाल दिया गया था। उसके बाद फिर जब पुलिस वहाँ से पहुँची वहाँ पर, उसके बाद तब गेट तोड़वाया गया, तो उसके बाद लाश का बंदा देखा गया लटकी हुई है दीवार से। बताया जा रहा है कि 18 साल की छात्रा ने खुदकुशी से पहले अपने कपड़ों पर सुसाइड नोट लिखा। उसमें एक सुसाइड नोट मिला हुआ है। उन सब तथ्यों पर विचार पुलिस जांच कर रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोप है कि मोहित कनौजिया और उसका साथी बबलू अश्लील हरकत करते थे, छात्रा की तस्वीरें खींचकर उसे परेशान करते थे। अब वो जो मतलब मोहल्ले का लड़का है, एक नाम है बाबू, नाम है उसका, वो लड़का परेशान कर रहा था। किसी का नाम लिखा हुआ है, तो उन सब तथ्यों पर विचार हो रहा है। जो भी इसमें बात निकल के आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। परिवार का आरोप है कि 2 महीने पहले सुरक्षा की मांग को लेकर वो पुलिस के पास गए थे, लेकिन अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि ऐसा कुछ उनके संज्ञान में नहीं। फिलहाल पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सुसाइड नोट के आधार पर कार्रवाई करने की बात कर रही है।
कंट्रोल रूम के लिए गोंडा से देवमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18। रोजाना की तरह बस ड्राइवर रामबली बच्चों को स्कूल छोड़कर साइकिल से घर खाना खाने जा रहे थे। 25 जुलाई को भी वो स्कूल से घर के लिए निकले, मगर बीच रास्ते में ही गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी गई। तारीख 25 जुलाई, समय सुबह करीब 9 बजे, जगह रौनापार, आजमगढ़। नकीब गांव के रहने वाले बस ड्राइवर रामबली यादव 25 जुलाई को स्कूल से साइकिल पर सवार होकर घर लौट रहे थे। बीच रास्ते में ही बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वो जब विद्यालय पर गाड़ी चलाते थे और विद्यालय से बच्चों को छोड़ के फिर साइकिल से खाना खाने के लिए आते दोपहर में। अब वो खाना खाने के लिए आ रहे थे, रास्ते में किसी ने गोली मार के जो है अभी वो एक्सपायर हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल रामबली को अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ये अब साइकिल से घर जा रहा था तो अचानक 2 लोग मोटरसाइकिल पे आए, मुंह बांधे हुए थे और उन्होंने गोली मार दी। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इस बात पर चर्चा होने लगी कि आखिर बस ड्राइवर रामबली को किसने मारा और क्यों मारा। बस ड्राइवर की कोई क्यों हत्या करेगा, उसका कौन दुश्मन होगा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो शक की सुई पहले घर की ओर घूमी। मृतक रामबली के रिश्तेदारों से पूछताछ के बाद पुलिस के सामने जो मर्डर की थ्योरी आई, उसे जानकर हर कोई हैरान है। रिश्तेदारों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि रामबली का 20 साल से विवाद चल रहा है। उसी विवाद के चलते रामबली की हत्या हुई है। क्या था वो विवाद और किसने रामबली की हत्या की, देखिए। संगीन वारदात की बारीकी से पड़ताल करते हुए पुलिस ने घटना के 6 दिन बाद हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया जिसके कहने पर अज्ञात बदमाशों ने स्कूल बस ड्राइवर रामबली को मौत के घाट उतारा था। स्कूल में जाता है, स्कूल बस को खड़ा करता है और खड़ा करने के बाद ये साइकिल से जा रहा होता है तो 2 लोग मोटरसाइकिल से आते हैं, मुंह बांधे रहते हैं और वो गोली मार देते हैं। पुलिस के मुताबिक रामबली की सुपारी देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही बेटा है। मृतक के बेटे चंद्रशेखर ने ही रामबली की हत्या के लिए बदमाशों से 1 लाख रुपए का सौदा किया था। रिश्तों के इस खूनी खेल में चंद्रशेखर का साथ दिया उसके मामा ने। 9 बजे उसकी हत्या कर दी गई। जब हम लोग विवेचना की इसमें तो पता चला कि उसके बेटे ने ही ये हत्या करवाई है। परत दर परत घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया मृतक का अभी उसकी भाभी से अवैध रिश्ता था, जिससे नाराज होकर 20 साल पहले उसकी पत्नी बेटे चंद्रशेखर के साथ मायके आ गई थी। कुछ समय पहले मृतक रामबली ने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा बेचा था और उससे मिली रकम को बड़े भाई और भाभी के नाम कर दिया था। पुलिस का कहना है चंद्रशेखर को डर था कि बची हुई संपत्ति की रकम भी उसका पिता किसी और के नाम न कर दे, लिहाजा उसने मामा के साथ मिलकर पिता को मौत के घाट उतारने का फैसला किया। चूँकि हमारी माँ को 20 साल पहले छोड़ दिया था और जो भी प्रॉपर्टी थी उसको बेच करके अपने बड़े भाई के नाम कर रहा था और अपने बड़े भाई की पत्नी से उसके अवैध संबंध से 20 सालों से चल रहा था। चूँकि हमको लगा कि जो प्रॉपर्टी थोड़ी सी और बची हुई है वो भी बेच करके उन्हीं के नाम कर देगा, इसलिए हमने ये हत्या करने की कोशिश की। चंद्रशेखर ने माधव नाम के जान पहचान वाले शख्स को प्लान बताया तो उसने आरोपी को जेल से रिहा हुए बदमाशों से मिलवाया और पिता की हत्या की सुपारी दी। पुलिस का कहना है बकायदा इसके लिए आरोपी ने 30,000 रुपए एडवांस भी दिए। भाड़े के हत्यारों को एक बीच में माधव नाम का लड़का है जिसको उसने बताई ये बात और उसने कहा कि 1 लाख रुपये में सौदा तय हुआ। 30,000 रुपये इसने एडवांस भी दे दिया। उसके बाद हत्या करने के बाद फिर इन लोगों ने 70,000 रुपये दिए। 1 लाख में पूरी हत्या करवाई। तय तारीख के मुताबिक बदमाशों ने अपने काम को अंजाम दिया और बची हुई रकम लेकर फरार हो गए। मामले की जांच करते हुए फिलहाल पुलिस ने हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। सर यहाँ तो रखा था, उसी को पूरी प्रॉपर्टी बेच के दे रहे थे, बेच दिए थे। बेच के 3 बीघा 5 हिस्से की ज़मीन का पैसा उसके नाम कर दिए, नामनी कर दिए उनको, जो सब बर्बाद कर दे रहे हैं। हमारे पास कोई चारा नहीं था, मजबूर हो गए, इसके लिए कदम उठाया। 20 साल से पनप रहे दर्द का अंत रामबली की मौत पर जाकर खत्म हुआ। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है जल्द ही अन्य आरोपियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा।
आरोपी बेटा और मामा पुलिस की गिरफ्त में हैं और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। वहीं एसपी ने दोनों शूटरों के ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित किया है और उन्हें भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18, आजमगढ़। करीब 4 महीने पहले जोया के परिवार ने बड़ी धूमधाम से उसकी शादी की। हैसियत से ज्यादा परिवार ने शादी में खर्च किया। दूल्हे की हर मांग पूरी करते हुए कार भी दहेज में दी, मगर 4 महीने बाद परिवार के हिस्से में आया तो सिर्फ उसका मरा शरीर। करीब 4 महीने पहले की इस तस्वीर में जोया कितनी खुश दिख रही है। शादी का जोड़ा पहने जोया तमाम उम्मीदों को मन में समेटे आने वाले वक्त की कल्पनाओं में जी रही थी। पति, सास, ससुर, देवर और न जाने कितने नए रिश्तों के बनने की बुनियाद में जोया आने वाली जिंदगी के सपने बुन रही थी। मेरी भतीजी थी वो, उस लड़के की अभी 3-4 महीने पहले अपनी भतीजी की शादी की और अपनी हैसियत से बढ़कर उसको बहुत कुछ दिया। मगर शादी के बाद जोया जब ससुराल आई तो उसके सुंदर सपनों को दहेज के दानवों ने मार डाला। जोया के परिवार का आरोप है, दहेज के लालच में ससुराल पक्ष ने जोया की पीट कर हत्या कर दी। आगे जब उस लड़की ने फोन किया कि अम्मी जल्दी आ जाओ, मुझे मार देंगे लोग, जब वहाँ मौके पर पहुंची तब उसने हमें फोन किया तो वो मरी भी पाई गई। परिवार के मुताबिक जोया की शादी में उन्होंने हैसियत से ज्यादा खर्च किया था। लड़के की हर मांग पूरी की, इसके बावजूद दहेज के लोभियों की मांग बढ़ती चली गई। उसकी मनपसंद गाड़ी दी, जैसी वो चाहता था। हमने दहेज 15-16 लाख रुपए की शादी की थी, लेकिन उस लड़के की आए दिन डिमांड थी। वो बच्ची को मारता था, पीटता था, 50,000 भिजवाओ, 10,000 भिजवाओ, 20,000 भिजवाओ। शादी के बाद जोया का पति अब्बास मायके से और पैसे लाने का दबाव बनाता था। इस पर जब जोया मना करती तो उसके साथ मारपीट करता। जोया के चाचा का कहना है कि 4 दिन पहले ही अब्बास ससुराल से 50,000 रुपए लेकर गया था। अभी 4 दिन पहले भी 50,000 रुपए लेके गया, मेरी भाभी ने मुझे नहीं बताया। वारदात वाले दिन भी अब्बास ने और दहेज की मांग की। जोया ने मना किया तो पहले उसे मारा पीटा, फिर फांसी लगाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, इस शैतान ने सजा से बचने के लिए जोया को खड़ी गाड़ी के सामने फेंक दिया ताकि उसकी मौत हत्या की जगह सड़क हादसा लगे। पोजीशन उसकी ये थी, उसके गले पे फांसी के फंदे के निशान थे और उसने उस फंदे के निशानों को छुपाने के लिए, अपने आप को हत्या से बचाने के लिए उसको गाड़ी पे ले आके नीचे सड़क पर गिरा के एक्सीडेंट की पोजीशन दिखाई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उसकी जो डेड बॉडी है वो एक संदिग्ध अवस्था में पाई गई। उसके मायके वालों और परिवारजन की शिकायत पर दहेज हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। हिरासत में लिया गया है उसके पति को, जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दहेज हत्या के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी पति अब्बास समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ कंट्रोल रूम से आज के लिए बस इतना ही। ICFA